आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल जो है वो है, भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की? उत्तर जो है वो अमेरिका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवान के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। मई 2022 में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच अपनी राजनीतिक, प्रौद्योगिक साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने के लिए ICET की घोषणा की। किसकी घोषणा की? ICET। और कब घोषणा की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई 2022 में की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है? उत्तर जो है 34 है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने सरकार को 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट में अब 7 रिक्तियां हैं, जबकि इसकी स्वीकृत न्यायिक शक्ति 34 है। आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? उत्तर जो है 6.5% है। ये याद रखें कि 2023 से 2024 में आर्थिक विकास दर कितनी थी? 6.5%। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वर ने कहा था कि 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। विकास की सीमा 6 से 6.8% के बीच अनुमानित है, जबकि भारत के 225 से 26 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की उम्मीद है। IMF ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.8% पे बनाए रखा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स एप्रोचमेंट सुपरसीड लॉन्च की? उत्तर है नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रियल टाइम सोर्स एप्रोचमेंट सुपरसाइट लॉन्च किया है। यह दिल्ली प्रदूषण, ठीक है, एक ये साइट है, ठीक है, वेबसाइट इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, यह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और ट्राई का एक संयुक्त उद्यम है। मतलब तीनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, सुपर साइट हर घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्रोतों का विवरण साझा करेगी और साथ ही अगले 3 दिनों के लिए पूर्वानुमान भी देगी। ठीक है, ये कहाँ स्टार्ट है? याद है कि अरविंद केजरीवाल ने ये अपने एक साइट लॉन्च किया है प्रदूषण से निपटारे के लिए। ठीक है, ये याद रखें। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? उत्तर जो है एयर मार्शल AP सिंह है। एयर मार्शल AP सिंह ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल को 1984 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। उनके पास 5000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। अपने वर्तमान नियुक्ति से पहले वह मध्य वायु कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। वह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से के प्राप्त करता है। मतलब इनको 2 मेडल भी मिल चुका है। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे UPSC मेंस और प्रीलिम्स के लिए वो है हमारा सिंधु जल संधि। हाल में ही भारत ने पाकिस्तान के साथ 62 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि इंडस वाटर टेरिटरी IWT को संशोधित करने की इच्छा प्रकट की। भारत ने जम्मू और कश्मीर में कार्यान्वित किशनगंगा एवं रतले जल विद्युत परियोजना पर जारी विवादों के समाधान के प्रति पाकिस्तान की अनिच्छा का सवाल देते हुए यह मंशा प्रकट की। भारत ने नीदरलैंड के हेग में अवस्थित मध्यस्थ न्यायालय में जाने के पाकिस्तान के एक पक्षीय निर्णय का विरोध किया। भारत ने IWT के अनुच्छेद 12(3) के अनुसार संधि में संशोधन का आह्वान किया है, जो निर्दिष्ट करता है कि संधि के प्रावधानों को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच
किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। भारत ने हेग में अवस्थित अस्थायी मध्यस्थ न्यायालय में पाकिस्तान की मांग पर सुनवाई की पहली बैठक का बहिष्कार भी किया। सिंधु जल संधि क्या है, अब इसको समझते हैं एक बार। भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों तक चली समझौता वार्ताओं के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जहां विश्व बैंक भी संधि का एक हस्ताक्षर करता था, जहां पर विश्व बैंक ने भी हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में कभी भी संशोधन की स्थिति नहीं बनी। इसे प्रायः दक्षिण एशिया की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय संधियों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है, जिसे भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्धों एवं तनावों की स्थिति को सफलतापूर्वक सहन कर लिया। यह संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां सतलज, ब्यास, रावी, झेलम एवं चिनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र का निर्माण करती है। ये कौन सी नदी है सिंधु से सहायक नदी जुड़ी हुई, ये भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएंगे। ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी IWT है, उसका एक रूपरेखा मैं आपके सामने पेश किया हूं। आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न रिवर जो है आपका सतलज, ब्यास और रवि, ये जो है इंडियन राइट्स, इस पे टोटली इंडियन राइट्स है। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव लाइव विद इंडियन। ठीक है। उसका वेस्टर्न रिवर्स जो है जैसे चिनाब है, झेलम है, इंडस है, इस पे ना आपके पाकिस्तान और इंडिया दोनों की राइट्स है। तो ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस है, आप ये समझे पहले कैसे कैसे है। आप देखते जम्मू एंड कश्मीर के साइड से देख सकते हैं, इधर जो आपका चाइना का बॉर्डर से भी टच हो रहा है, साइड में मैप को ये मैंने करके दिखा रखा है, तो वहां से आप समझें। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो है संधि में संशोधन की आवश्यकता क्यों। तो सबसे पहले आता है पर्यावरणीय कारक। वर्ष 1960 में संधि के अस्तित्व में आने के बाद पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन आया है और इसलिए संधि को उद्दंड करने की आवश्यकता है, मतलब चेंज करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जल भंडारण एवं प्रबंधन प्रौद्योगिकियों में प्रगति को पुनः वार्ता के कुछ सबसे आवश्यक कारकों के रूप में उद्धृत किया जाता है। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में असमर्थता। संधि के निर्धारित कई प्रौद्योगिक मापदंड अब संधि की भावनाओं के अनुरूप नहीं रह गए हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग को बढ़ावा देने तथा सिंधु नदी बेसिन में जल के संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने पर लक्षित है। यह संधि जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में नई तकनीकों, प्रौद्योगिकियों और अध्ययनों को शामिल कर सकने जो उनके जीवन काल और दक्षता में वृद्धि करते हैं के दृष्टिकोण से सुशोभित नहीं है, क्योंकि संधि पर वार्ता के समय ये उपलब्ध नहीं थे। ठीक है। क्या क्या रीजन है वो मैंने आपको एक बार बताया है, आप देखें यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। संघर्ष समाधान। जल संसाधनों पर विवाद, जिसमें दोनों देशों के बीच विवाद और प्रत्येक देश के भीतर अलग अलग राज्यों के बीच में विवाद शामिल है, को हल करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु संधि में सुधार आवश्यक है। ठीक है। पारदर्शिता और सहयोग, डेटा एवं सूचनाओं को साझा करने के साथ ही जल संबंधी मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक पारदर्शिता एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संधि में सुधार आवश्यक है। संस्थागत व्यवस्था। सिंधु जल आयोग, इंडस वाटर कमीशन और अन्य संबंधित संस्थाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए जल प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए संधि में सुधार करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। IWT पे भारतीय कदम के निहितार्थ क्या हो सकते हैं। दो देशों के बीच तनाव में वृद्धि। IWT भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिरता का एक स्रोत है, लेकिन यदि संधि में बदलाव किए जाते हैं तो इससे दोनों देश के बीच तनाव बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत एक बांध का निर्माण करता है जो पाकिस्तान में जल के प्रवाह को कम करे तो इससे राजनयिक तनाव बढ़ सकता है और सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है। विश्व बैंक की स्थिति का प्रभाव। यदि संधि में संशोधन किया जाता है या इस पर पुनः वार्ता होती है तो IWT के एक मध्यस्थ के रूप में विश्व बैंक स्वयं को एक
जटिल स्थितियों में पा सकता है, क्योंकि इससे जल विवाद में एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में उसकी भूमिका को आघात लगेगा। चीन के लिए एक मिसाल का निर्माण। चीन पहले से सिंधु नदी प्रणालियों की दो नदियां सतलज एवं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और मेंकांग पर एक आक्रामक रुख रखता है। यदि भारत IWT पर आक्रमण कार्रवाई करता है तो यह चीन के लिए सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और मेंकांग जैसी अन्य नदियों पर किसी कार्रवाई के लिए एक मिसाल प्रदान कर सकता है। हालांकि इस तरह की कार्रवाइयों का परिणाम भारत और चीन के बीच तत्कालिक सापेक्षिक शक्ति गतिशीलता पर निर्भर करेगा। पश्चिम शक्तियों की भूमिका। पश्चिमी शक्तियां भी इस मामले में हस्तक्षेप का प्रयास कर सकती, विशेष रूप से यदि उन्हें लगे कि इससे भारत और पाकिस्तान के बीच जल युद्ध या इससे भी खतरनाक स्थिति का निर्माण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों में विद्यमान अन्य चुनौतियां। सीमा पार आतंकवाद। भारत पाकिस्तान का तनाव में सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है, जबकि पाकिस्तान इसे इनकार करता रहा है। सीमा पार आतंकवाद पर मुद्दा पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच तनाव का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है तथा इस भूभाग में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का निर्माण करता है। अब आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के लिए लंबे समय से जारी संघर्ष को संदर्भित करता है, जहां दोनों देश कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन इससे संपूर्ण भूभाग पर अपना दावा करते हैं। इस संघर्ष की जड़ें वर्ष 1947 के भारत विभाजन से जुड़ी हुई है और तब से दोनों देशों के बीच कई युद्ध और झड़पें हो चुकी है। राजनीतिक संबंध पे बात करते हैं। दोनों देशों के बीच समिति राजनयिक संबंध रहे हैं, जहां समय समय पर संबंधों को सुधारने के प्रयास के लिए किए गए हैं, जो प्राय विफलता का शिकार हुए हैं। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों सहित राजनीतिक तनावों एवं संघर्षों का एक लंबा इतिहास है। सैन्य तानातनी। दोनों देश सीमाओं पर उल्लेखनीय सैन्य उपस्थितियां रखते हैं, जिससे तनाव और संघर्ष की संभावना बनी हुई रहती है। आगे की राह। संयुक्त प्रबंधन की आवश्यकता। साझा जल संसाधनों के समान एक सतत उपयोग की सुनिश्चितता करने के लिए देशों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। संयुक्त प्रबंधन जल के उपयोग के लाभों एवं उत्तरदायित्वों को साझा करने के साथ साथ उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौतियों को दूर करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित कर संघर्षों को रोकने और सहयोग को बढ़ावा देने की मदद कर सकता है। जल के उपयोग में अधिक लचीलापन। IWT के तहत जल के उपयोग में अधिक लचीलेपन की मांग की गई है। इसमें एक नदी बेसिन से दूसरे में जल के हस्तांतरण की अनुमति देना, भंडारण क्षमता में वृद्धि करना और जल विद्युत उत्पादनों जैसे गैर उपघातक उद्देश्यों के लिए जल का उपयोग करना शामिल हो सकता है। हालांकि इस संधि में किसी भी बदलाव के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को सहमति की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं। प्रबंधन में बेसिन आधारित दृष्टिकोण को अपनाना। सिंधु जल संधि के प्रबंधन में एक बेसिन आधारित दृष्टिकोण को अपनाने में व्यक्तिगत परियोजनाओं या नदियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सिंधु बेसिन के जल संसाधनों को समग्र रूप से प्रबंधित करना शामिल होगा। यह दृष्टिकोण सिंधु बेसिन के विभिन्न घटकों की परस्पर संबंधिताओं पर बल देता है और भारत एवं पाकिस्तान दोनों के लिए लाभ के लिए जल के उपयोग एवं प्रबंधन का अनुकूलन करना चाहता है। सिंधु जल संधि के प्रबंधन में बेसिन आधारित दृष्टिकोण अपनाने से दोनों देशों के लिए जल सुरक्षा में सुधार, आर्थिक लाभ में वृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि की स्थिति का निर्माण हो सकता है। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आप देखें। भारत पाकिस्तान संघर्ष को हल करने में जल कूटनीति क्या भूमिका निभा सकती है और दोनों देशों के बीच प्रभावी जल बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार देखिए, आपके मेंस में या प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर ध्यान दें आप एक बार। अब कुछ क्वेश्चन है जो लास्ट बार आ चुका है, उस पर ध्यान देते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न
सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 उनमें से एक मिलती है जो अंतर सीधे सिंधु में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? पहला है चिनाब, बी है झेलम, सी है रावी और डी है सतलज। उत्तर जो है वो होगा डी यानी सतलज। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। व्याख्यान, अब इसकी व्याख्या करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? झेलम पाकिस्तान में झाग के पास चिनाब में मिलती है। रावी सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिल जाती है। सतलज पाकिस्तान में चिनाब में मिलती है। इस प्रकार सतलज की, रावी, चिनाब और झेलम नदियों की सामूहिक जल निकासी प्राप्त होती है। या मिथनकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी से मिलती है। अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2019 में आया है। हिमनद बंदरपूछ नदी है यमुना, बड़ा सिगरी नदी चिनाब, नीलम मंदाकिनी, सियाचिन नुब्रा, जेमू मानस। उपयुक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 2 और 5, 3 और 5। उत्तर होगा ए, मतलब 1, 2 और 4। आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि मैं भी इंसान, मेरे से भी कुछ गलतियां होती है, उसको इम्प्रूव करके आप लोगों के सामने अच्छे से लेके आऊँ। मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों के लिए अच्छे सिलेबस लेके आऊँ, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत।